हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर अभी तक आप न्यूज़पेपर रीडिंग की वीडियोस ही बेसिकली वॉच करते चले आ रहे हो। कुल मिलाकर आप न्यूज़पेपर यहाँ पे रीड करते रहे हो। तो न्यूज़पेपर रीड करने से आपकी वोकेबलरी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन जो ट्रांसलेशन और ग्रामर वाला पोर्शन है उस पर उतना फोकस नहीं हो पाता। जबकि अगर हम इंग्लिश बोलना सीखने की बात करें या फिर किसी कंपटीशन को क्रैक करने की बात करें जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है, तो दोनों ही केसेस में आपको ट्रांसलेशन के रूल्स रेगुलेशन पता होने चाहिए, आपको ग्रामर का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कुछ सेंटेंसेस का मान लीजिए रट्टा मार लिया तो ठीक है, उनको आप बोल लोगे, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा बोलना पड़ जाए जिसको आपने पहले से नहीं रट रखा हो, तो उस समय क्या बोलोगे आप? तो उस केस में तो आप तभी बोल सकते हो जब आपको ट्रांसलेशन आती हो, यानी कि किस सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है, हिंदी के किस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ये आपको अगर पता होगा तो फिर आप जो है एक फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल सकते हो। अब बात करते हैं कंपटीशन की तैयारी की। तो अगर आप किसी ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है, तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको डीपली ट्रांसलेशन के रूल्स रेगुलेशन पता होने चाहिए और आपको जो है ग्रामर का भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसको क्रैक कर पाओगे। तो इन बोथ द केसेस, चाहे आपको इंग्लिश बोलना सीखना हो, चाहे आपको एग्ज़ाम क्रैक करना हो, दोनों ही केसेस में आपके लिए ट्रांसलेशन भी बहुत ज़रूरी है, आपको ग्रामर भी बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर इस चैनल पर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के माध्यम से वोकेबलरी मिल जाएगी, ट्रांसलेशन के और ग्रामर के माध्यम से आपको जो है बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। कुल मिला के एक कंप्लीट पैकेज इंग्लिश बोलने के हिसाब से भी और किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन के हिसाब से भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज हम जो है ट्रांसलेशन आपको पढ़ाना शुरू करने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि आप लोगों का रेस्पॉन्स कैसा रहता है। तो इन वीडियोज़ पर अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप में से काफ़ी कुछ लोग अगर इन वीडियोज़ को वॉच करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि भाई कैसा है कैसा नहीं है, कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हमें लगेगा कि आपका अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है, तो इस सेक्शन को हम जो है कंटिन्यू रखेंगे। और अगर ऐसा लगता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी हेल्प नहीं हो रही है, तो फिर इसको जो है बंद कर देंगे। तो एकदम बिल्कुल बेसिक से आज शुरू कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना जीरो लेवल से। तो ट्रांसलेशन की जीरो लेवल से एक शुरुआत कर रहे हैं। आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसकी नॉलेज हो। तो अगर आपको इसकी नॉलेज भी, आप इसको जानते भी हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए यूजलेस नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ को हम जितनी भी बार पढ़ते हैं उतनी ही बार कुछ ना कुछ नया वहाँ से निकल के आता है। तो कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा और कम से कम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिन लोगों को ये रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं पता हैं, तो उनकी और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुल मिला के आज थोड़ा सिंपल, कल को थोड़ा और टफ़, परसों को थोड़ा और टफ़, ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन, और ये मेरी अपनी हैंड राइटिंग है, पता नहीं आपको कैसी लगेगी। वर्ब टू बी, इज एम आर का प्रयोग। देखिए बी के अंतर्गत जो है इज एम आर का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। तो आज हम जो है इज एम आर का प्रयोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इज एम आर का प्रयोग करके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर का प्रयोग कैसे करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में जो है वो स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। और नीचे फिर हेडिंग दिया है रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, बनाने के नियम। अर्थात इज एम आर का प्रयोग करते हुए अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के क्या नियम हैं, किस तरह से हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो एक सेंटेंस होता है तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसी क्रम में जो है सेंटेंस को लिखा जाता है। तो एक पहला जो रूल है वो ये है, जैसे कि ही, शी, इट, राम, सीता आदि
अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट्स या सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए इज का मतलब होता है हिंदी में, इज का मतलब है, एम का मतलब हूँ और आर का मतलब हैं या हो, इस तरह से करके होता है। तो ये जो पहला नियम यहाँ पे दिया गया है, ही शी इट राम सीता, देखिए ही जो है एक वचन में आता है मेल के लिए, शी एक वचन में आता है फीमेल के लिए, इट निर्जीव वस्तुओं के लिए एक वचन में, राम, राम का राम एक नाम है ना, अर्थात एक व्यक्ति है, सिंगुलर नंबर है। सीता एक का नाम है ना, एक लड़की का नाम है और सिंगुलर नंबर है। आदि अर्थात आदि का मतलब क्या, राम सीता गीता मीरा मोहन आकाश, वो सब मतलब करके हो सकता है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ये सब क्या हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एक वचन करता है या एक वचन नाउन आप कह सकते हो। तो एक वचन नाउन जब भी आएगा किसी सेंटेंस में तो उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और भी समझ में आ जाएगा। बस कुल मिला के आपको यहाँ बात ये याद रखनी है कि जब एक वचन सब्जेक्ट हो यानी कि एक वचन नाउन हो तो उसके साथ जो है इज का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है वह लड़का है। देखिए कितना सरल है, आपको बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन ये जो है ना, ये स्टेप बड़े स्टेप पे जाने के लिए एक शुरुआत है। वह एक लड़का है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो गई, ही, है नहीं भाई, शी तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि शी तो फीमेल के लिए आता है, यहाँ पे आ रहा है लड़का यानी कि मेल से संबंध है। तो वह एक लड़का है, ही, ये एक वचन हो गया। अभी ऊपर आया था इसमें रूल में बताया गया था कि ही शी इट राम सीता और एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। तो भाई ये एक वचन है तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो ही इज़, एक की अंग्रेजी ए आ गई और लड़के की अंग्रेजी बॉय आ गई, तो ही इज़ ए बॉय। तो इस रूल का यहाँ पे प्रयोग हो गया कि एक वचन के साथ इज का प्रयोग और बाकी जो ये बचा उसकी अंग्रेजी लिख दी, ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, वह एक लड़की है, तो भाई यहाँ पे फीमेल का सेंस है तो और एक वचन है वह अर्थात शी एक वचन है, इज़ ए गर्ल, शी इज़ ए गर्ल, वह एक लड़की है। तो बिल्कुल सिंपल है ना। एक थर्ड सेंटेंस है राम एक अच्छा विद्यार्थी है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको कैसे बोलेंगे। राम एक अच्छा विद्यार्थी है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, नाउन लिख दिया राम, तो राम तो एक वचन है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। देखिए एक वचन और बहुवचन यानी कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, क्या मतलब है इसका। सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन, जहाँ पे किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो, एक नाउन का बोध हो, एक संज्ञा का बोध हो, तो वो एक वचन होता है। जहाँ पे एक से अधिक के होने का बोध हो, सेंस जाए, तो वो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। तो राम एक अच्छा विद्यार्थी है यानी कि राम एक है, सिंगुलर नंबर है, तो राम इज ए गुड, अच्छे के लिए आ गया गुड और विद्यार्थी के लिए आ गया स्टूडेंट। राम इज ए गुड स्टूडेंट, राम एक अच्छा विद्यार्थी है। अब एक और आगे सेंटेंस देखिए, वह बीमार है, वह बीमार है, तो ही और शी, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में शी क्यों लिखा और यहाँ पे ही क्यों लिखा, या ऐसे हम लिख सकते थे, यहाँ पे शी लिख सकते थे, यहाँ पे ब्रैकेट में ही लिख सकते थे। तो वह बीमार है, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वह बीमार है तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि वह लड़की बीमार है या वह लड़का बीमार है, अर्थात मेल और फीमेल का वहाँ पे पता नहीं चल रहा। आपको ये तो पता चल रहा है कि एक वचन नाउन है, चाहे वो ही है चाहे वो शी है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि वो लड़की है या वो लड़का है। जब ये पता नहीं लग रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, तो आप चाहो तो वहाँ पे ही भी लिख सकते हो, आप चाहो तो वहाँ पे शी भी लिख सकते हो, ठीक है। वह बीमार है, तो जब आप इसको बोलोगे तो ही इज़ इल भी आप बोल सकते हो और शी इज़ इल भी बोल सकते हो,
ठीक है। अगर ऐसे बोलते वह लड़की बीमार है तो पता लगता फीमेल है, तो वह लड़का बीमार है तो पता लगता मेल है। लेकिन इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि जेंडर कौन सा है। तो जब जेंडर का नहीं पता है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, नाउन के रूप में ही का प्रयोग भी कर सकते हो और आप यहाँ पर शी का प्रयोग भी कर सकते हो। तो ही इज इल या फिर शी इज इल, जैसे भी आप बोलना चाहो वैसे इसको बोल सकते हो। तो एक नियम का तो आपको पता लग गया कि एक नियम तो ये है भाई इज एम आर वाले सेक्शन में कि इज का प्रयोग जो हम करते हैं तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। अब एम का प्रयोग कैसे करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में? आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ये तो बिल्कुल ही कतई सिंपल है कि इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा याद करना नहीं है, कुछ ज़्यादा देखना नहीं है। जहाँ भी आई आ जाए अर्थात मैं आ जाए तो उसके साथ आपको आंख बंद करके एम का प्रयोग कर देना है, ठीक है। तो भाई अगर बोल रहे हो आप तो आंख बंद करके बोल दोगे, लेकिन लिख रहे हो तो फिर तो आंख खोलनी ही पड़ेगी। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, मैं एक खिलाड़ी हूँ, ठीक है। तो नाउन क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, आई, और आई के साथ तो एम का प्रयोग होगा ही तो एम लिख दिया। मैं हूँ, ए एक, खिलाड़ी के लिए क्या आएगा, प्लेयर, तो आई एम ए प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ। एक दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हो, मैं प्यासा हूँ, तो मैं के लिए आ गया आई, हूँ के लिए आ गया एम, और प्यासे के लिए आ गया थर्स्टी, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। मैं घर पर हूँ, तो मैं के लिए आ गया आई, हूँ के लिए आ गया एम, और घर पर का एट और घर का होम, तो आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। तो बिल्कुल सिंपल है। अब ये तीसरा नियम क्या कहता है, यानी कि आर का प्रयोग आप कैसे करोगे? तो ये नियम कहता है कि यू, दे, दीज, दोज, बॉयज, गर्ल्स, ऐसे ऐसे करके आदि, अर्थात बहुवचन सब्जेक्ट यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि जब आपका जो नाउन है सेंटेंस के अंदर, जो सब्जेक्ट है, जब वो प्लूरल हो, बहुवचन में हो, तब आप जो है आर का प्रयोग करोगे। और आर का हिंदी होता है या हो। तो यू आ जाए, यू तुम बहुवचन है, दे वे एक से अधिक का ज्ञान हो रहा है ना, तो बहुवचन है। दीज का मतलब होता है ये, जो चीज़ हमारे पास में होती हैं तो उनके लिए दीज का प्रयोग होता है। ये का मतलब एक से अधिक का बोध हो रहा है तो बहुवचन। दोज का मतलब बे, हमसे जो दूरी पे कुछ चीज़ें, कुछ व्यक्ति, कुछ वस्तुएं हो सकती हैं तो उनके लिए दोज का प्रयोग होता है। बॉयज़, गर्ल्स, है नहीं, ऐसे ऐसे करके कुछ भी अगर होगा, यानी कि जहाँ पे बहुवचन का सेंस आएगा तो वहाँ पे जो है, बहुवचन का सेंस मेरा मतलब एक से अधिक के होने का सेंस आएगा तो वो बहुवचन सब्जेक्ट होगा और वहाँ पे जो है आर का प्रयोग होगा। और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको यहाँ पे देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि तुम बुद्धिमान हो, यू आर इंटेलिजेंट। देखिए एक बात और मैं आपको बताऊं, अगर आप अकेले भी मेरे सामने बैठे हो और मैं आपको बोलूं कि तुम बुद्धिमान हो, हालांकि तुम अकेले बैठे हो, तो उस सेंस में भी जो है आर का ही प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कि यू के साथ आर का प्रयोग होता है, आप ऐसे समझ के चलो। और एक से अधिक जैसे बैठे हो तभी भी मान लीजिए बोल लूँ मैं कि तुम बुद्धिमान हो, तो तभी भी जो है आर का प्रयोग होगा। तो चाहे आप अकेले मेरे सामने बैठे हो या मैं आपके सामने बैठा हूँ या एक से अधिक लोग बैठे हों, तो कुल मिला के जब यू आ जाए तो वहाँ पे फिर आपका आर का प्रयोग ही आपको करना है। तुम बुद्धिमान हो, यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, तो तुम के लिए यू आ गया, हो के लिए आर आ गया और बुद्धिमान के लिए इंटेलिजेंट आ गया। यू आर इंटेलिजेंट, तुम बुद्धिमान हो। आगे है बे मेरे मित्र हैं, ठीक है। बे मेरे मित्र हैं, इसका क्या होगा, बे की अंग्रेजी हो गई दे, हैं की अंग्रेजी हो गई आर, और मेरे की अंग्रेजी हो गई दे आर माई फ्रेंड, वो मेरे मित्र हैं। माई
मेरे की हो गई माई और फ्रेंड का मतलब हो गया मित्र, बे मेरे मित्र हैं। ठीक है, इस तरह से करके। एक तीसरा सेंटेंस ये है, बे मेरी किताबें हैं। तो बे मेरी किताबें हैं अर्थात हम जो सेंस दे रहे हैं तो वो दूर की वस्तु के लिए दे रहे हैं ना, बे मेरी किताबें हैं। अगर होता ये मेरी किताबें हैं तो सेंस आता पास की वस्तु के लिए। जब हो गया बे मेरी किताबें तो अर्थात मुझसे थोड़ी दूरी पर रखी हुई हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, दोज आर माई बुक्स। ठीक है, दोज अर्थात बे यानी कि जो दूरी पे रखी हुई हैं, आर हैं माई मेरी, बुक्स किताबें, बे मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताबें हैं। देखिए बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा, बे दूरी की तरफ जो है इंडिकेशन जा रहा है ना, ये पास की तरफ इंडिकेशन जा रहा है ना, ये मेरी किताबें हैं। अर्थात दीज आर, ये के लिए हो गया दीज, और हैं के लिए हो गया आर, मेरी के लिए हो गया माई, और किताबों के लिए हो गया बुक्स। ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। एक सेंटेंस ये देख लीजिए, फूल बहुत सुंदर हैं, है नी। तो यहाँ पे नाउन हो गया फूल बहुत सुंदर हैं, यानी कि एक से अधिक का सेंस जा रहा है ना। अगर ऐसा होता फूल बहुत सुंदर है तो इसका मतलब एक फूल की बात हो रही होती, तो फिर तो सिंगुलर नंबर हो जाता, एक वचन हो जाता, तो फिर इसका प्रयोग हो जाता। लेकिन ये कह रहा है फूल बहुत सुंदर हैं, अर्थात एक से ज़्यादा फूल की बात हो रही है, तो प्लूरल है, बहुवचन है। तो द फ्लावर्स, देखिए एस लगा दिया इसमें, द फ्लावर्स आर वेरी प्रेटी। प्रेटी का मतलब सुंदर, वेरी का मतलब बहुत, आर का है, फ्लावर्स फूल, तो द फ्लावर्स आर वेरी प्रेटी, फूल बहुत सुंदर हैं। तो इस तरह से करके ये है। और आपके लिए ये एक एक्सरसाइज है, तो आप इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। जैसे कि वह मेरा मित्र है, दूसरा सेंटेंस है वह एक अच्छी विद्यार्थी है, तीसरा है मीरा तुम्हारी बहन है, मैं भूखा हूँ, बे सैनिक हैं, तुम ईमानदार हो, बे बकरियाँ हैं। तो ठीक है, इस तरह से करके ये 7 सेंटेंस मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए बताए हैं यहाँ पे, तो आप इनको ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करना। कुल मिला के जो अभी पीछे हमने 3 रूल्स की बात की है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, ठीक है, आई के साथ एम का प्रयोग, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है आर का प्रयोग, उसी पे आधारित, उसी पे बेस्ड ये सेंटेंस हैं। आप इनको ट्रांसलेट करना, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वहाँ पे हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट करके अगर हो सके तो बताना क्या हम इसको आगे कंटिन्यू करें या नहीं करें।